स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। हमारे विशिष्ट अतिथिगण भी उनके साथ यहाँ उपस्थित हैं। हम जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सभी विद्वानजन, शिक्षाविद, एनसीईआरटी परिवार के हमारे सभी सदस्यगण, रूम नंबर 229, 202, 207 सीआईटी परिसर, एनसीईआरटी परिसर, एसबीआई ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर पर भी हमारे बहुत से सदस्यगण, बहुत से अतिथि वहाँ से हमें लाइव देख रहे हैं। पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 के ज़रिए हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल और एनसीईआरटी इवेंट्स के माध्यम से बहुत से अतिथि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। मीडिया सहयोगी, हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक बार ज़ोरदार करताल ध्वनि हमारे सभी अतिथियों के लिए जो आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, आज के इस उत्सव में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। 65 वर्षों की इस अद्भुत यात्रा में एनसीईआरटी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिए हैं। पाठ्यपुस्तकों से लेकर शोध कार्यों तक, शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर नवीन तकनीकों तक, एनसीईआरटी ने शिक्षा को हमेशा नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद केवल किताबें ही नहीं गढ़ता बल्कि यह राष्ट्र का भविष्य गढ़ने का भी कार्य करता है। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जोरदार करताल ध्वनि के साथ हम सभी मिलकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस का स्वागत करें, इसका अभिनंदन करें। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं अपने सभी विशेष अतिथियों का। अतिथि देवो भव। हम सभी जानते हैं कि अपनी भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम हम अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हैं। विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। यह मंगल आचरण की प्रस्तुति हमारे समक्ष लेकर आए थे डीएमएस आरआई भुवनेश्वर के छात्र एवं छात्राएं। जोरदार तालियां हमारे इन विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद बच्चों। मंगल आचरण की इस प्रस्तुति ने इस समारोह को और भी मनमोहक बना दिया है। अतिथि देवो भव। अब अपनी भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे और इस स्वागत सत्र की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर, निदेशक एनसीईआरटी से विनम्र आग्रह करूंगी कि वे हस्त निर्मित कलाकृति रथ यात्रा, हरित पादप और अंग वस्त्रम भेंट कर ससम्मान आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करें एवं उनका अभिनंदन करें। आइए जोरदार करताल ध्वनि से हम सभी स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करें। ये एक चित्र है जो हमारे विद्यार्थी शुभा ओमकार रथ द्वारा बनाया गया था कला उत्सव में और इस चित्र को तृतीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस समारोह में। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी, संयुक्त निदेशक एनसीईआरटी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे हस्त निर्मित कलाकृति यूनिटी इन डाइवर्सिटी
हरित पादप और अंग वस्त्रम भेंट कर ससम्मान आदरणीय श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से उनका जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फेलिसिटेशन बाद में करें। माननीय सचिव महोदय, ये छोटी सी भेंट हमारी ओर से स्वीकार करें। एनसीईआरटी ने देश के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार और नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस क्षेत्र में एनसीईआरटी के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर का नेतृत्व हमेशा दूरदर्शी और प्रेरणादायक रहा है। अब मैं स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ एनसीईआरटी के निदेशक महोदय आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सर को। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें आदरणीय निदेशक महोदय। धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 65वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर महोदय आपको अपने मध्य पाकर हम सभी अत्यंत हर्षित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति एनसीईआरटी के लिए शुभ एवं कल्याणकारी है। मैं इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि द्वय श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं डॉक्टर श्रीधर पर्णिकर सोमनाथ, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री श्यामकृष्ण शास्त्री जी का जो अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मंचासीन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर JS राजपूत जो हमारे पूर्व निदेशक रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमती प्राची पांडे जी जो संयुक्त निदेशक हैं और एनसीईआरटी संस्थाओं का काम मंत्रालय में करती हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अपने बीच जो भी गणमान्य सब लोग हैं हमारे सभी का स्वागत करता हूँ। NBS कमिश्नर और JS अर्चना शुक्ला जी, श्रीजा जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल, सचिव श्री अमन शर्मा जी, वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त सभी शिक्षक एवं शिक्षणेतर साथियों, सभी यहाँ पर विद्यमान और आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी का सानिध्य हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। एनसीईआरटी आपके समक्ष सक्षम एवं कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में अधिक ऊर्जावान बनी है, जहाँ एक और आपके मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं दिशा निर्देश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावकारी ढंग से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं एनसीईआरटी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आपके मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में विश्व स्तरीय पाठ्यचर्या रूपरेखाएँ तैयार की, जिनके आधार पर आज देश के कक्षा 1 से 8 के स्कूली बच्चों के हाथों में ऐसी पाठ्यपुस्तकें हैं जो भारतीयता से ओतप्रोत तो हैं ही, साथ ही उनमें वैश्विक नागरिक बनाने हेतु आवश्यक कौशल भी समाहित है। इतना ही नहीं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सीखने सिखाने का अद्भुत जादुई पिटारा भी आज बच्चों के पास है। आगामी वर्ष में कक्षा 12 तक की पठन पाठन सामग्री के विकास की प्रक्रिया भी गतिमान है। मान्यवर नई पाठ्यपुस्तकों का देश भर में स्वागत भी हो रहा है। आपकी पैनी, सूक्ष्म एवं दूरदृष्टि से ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और आपके पुण्य प्रताप एवं सहयोग से ही एनसीईआरटी का भी चौमुखी विकास हो रहा है। लगभग 550 नए शिक्षक एवं शिक्षणेतर साथी एनसीईआरटी परिवार में विगत 2-3 वर्षों में सम्मिलित हुए हैं। यह एनसीईआरटी के लिए एक संजीवनी की तरह है। मात्र 28% क्षमता पर कार्य कर रही संस्था अब 50% से अधिक क्षमता अर्जित कर चुकी है। आपके सानिध्य में इस दिशा में आगे भी कार्य चलता रहेगा। नए साथियों को एनसीईआरटी की विशिष्ट कार्य पद्धति और आवश्यकता के अनुरूप ढाला जा रहा है। नेल्लोर में नया शैक्षणिक संस्थान भी आपके अथक प्रयास एवं आशीर्वाद से अस्तित्व में आ गया है और 29 जुलाई को आपके कर कमलों से इसका शिलान्यास भी हो चुका है। 25 वर्ष पुराने शिलोंग में स्थित संस्थान के विस्तार का मार्ग भी आपके दिशा निर्देशानुसार और सचिव महोदय के विशेष प्रयासों से प्रशस्त हो गया है।
माननीय मंत्री जी, आप 2 वर्ष पहले जो उपहार शोध विश्वविद्यालय के रूप में एनसीईआरटी को भेंट कर गए थे, उसके लिए भी आपके दिशा निर्देशानुसार प्रस्ताव तैयार हो गया है और आपके सपनों के शोध विश्वविद्यालय का मूर्त रूप भी आपके कर कमलों एवं आशीर्वाद से शीघ्र ही अस्तित्व में आ जाएगा। आपको 2 वर्ष पूर्व एनसीईआरटी के अनुरूप एक प्रेक्षागृह की आवश्यकता के लिए हमने निवेदन किया था और शीघ्र ही आपने उसकी स्वीकृति देकर भूमि पूजन भी किया। इसका कार्य प्रगति पर है और हम अपने आगामी स्थापना दिवस पर आपका स्वागत नवनिर्मित प्रेक्षागृह में ही करेंगे। विश्वविद्यालय के अनुरूप हमारा ढांचागत विकास हो, इसके लिए भी आपने 29 जुलाई को केंद्रीय प्रशासनिक भवन का शिलान्यास भी किया है, जिसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। इस प्रकार आपके कुशल नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का स्वप्न साकार करने के लिए शिक्षित एवं ज्ञानवान समाज का सशक्त आधार तैयार हो रहा है। अंत में मैं आज इस पुनीत अवसर पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एनसीईआरटी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शक शब्द हम सभी को और अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी विविधता का प्रतीक है। और एनसीईआरटी ने हमेशा भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि भाषाविद आदरणीय श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति, जिन्होंने भारतीय भाषाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में अद्वितीय योगदान दिया है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी को कि वे अपने विचारों से हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और मंच में उपस्थित सभी शिक्षा नेतृत्व गण, सभा में उपस्थित प्राध्यापक वृंद, पिछले साल इसी फाउंडेशन डे में मैं माननीय शिक्षा सचिव जी का जो भाषण हुआ था वो आज भी मेरे कान में गूंज रहा है। उन्होंने हमारे सामने 3 चैलेंजेस बताया था। एनसीईआरटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है, अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये पहला चैलेंज उन्होंने बताया। दूसरा चैलेंज बताया एससीईआरटीज जितने भी हैं इनको कैसे आप हम सशक्त बनाएंगे, ये दूसरा चैलेंज बताया। तीसरा चैलेंज ये बताया जितने भी डाइट्स हैं 630 कुछ, इनको कैसे प्रभावी करेंगे, ये 3 चैलेंजेस उन्होंने बताया। तो मैं इस संदर्भ में इसलिए याद कर रहा हूं कि देखिए 2 व्हीलर है ना, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 2-3 सेकंड में 30-40 किलोमीटर गति 20-25 किलोमीटर गति पकड़ती है। एक ट्रक है तो उसको 30 किलोमीटर गति पकड़ने के लिए शायद 2-3 मिनट चाहिए। अगर रेल है तो 30 किलोमीटर पकड़ने के लिए 5-6 मिनट चाहिए। एक जहाज पानी में 30 किलोमीटर पकड़ने के लिए 10-15 मिनट चाहिए। सोमनाथ जी के रॉकेट 1 सेकंड में 3-4 किलोमीटर गति पकड़ती प्रवास करती है। तो सोमनाथ जी इधर हैं, इसका मैं ऐसा संयोग मानता हूं कि एनसीईआरटी का गति भी इसी आने वाले दिनों में इसी गति से शिक्षा में परिवर्तन का काम करेंगे। और वो कैसा परिवर्तन करना है इसका मार्गदर्शन हमारे शिक्षा मंत्री जी करेंगे ही कर रहे हैं। और उनसे जो सुनकर मुझे केवल एक विचार ही अंत में मैं आपके सामने रखता हूं। विश्व में परिवर्तन अगर चाहिए तो उसके लिए भारत में परिवर्तन होना है। भारत में अगर परिवर्तन होना चाहिए, विकसित भारत 2047
तो उसके लिए शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए तो इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तन आना चाहिए। इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन आना चाहिए तो इंस्टीट्यूशनल हेड्स जो हैं या विभाग अध्यक्ष, डीन्स, प्राध्यापक वगैरह जो हैं उनमें, यानी यहां जो हम बैठे हैं हम में परिवर्तन चाहिए। उस परिवर्तन की गति भी अभी रॉकेट स्पीड में होगा, योग्य दिशा में होगा। ऑर्बिट लक्ष्य रखते हुए हम अगर उसी गति से हम अपने को पहले परिवर्तन करेंगे तो यहां जो हम बैठे हैं हम अपने में परिवर्तन लाएंगे तो देश में परिवर्तन होगा, विश्व में परिवर्तन होगा, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन होगा। नमो नमः। और आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हैं जेएनयू के फॉर्मर वाइस चांसलर, यूजीसी से पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश जी। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर आप सभा को संबोधित करें। Namaskar, Honorable Union Minister Sri Dharmendra Pradhan ji and all the dignitaries, faculty members. It gives me immense pleasure to be in this Foundation Day of NCERT. Chamuji took the example of the rocket and how the rockets built by ISRO, they accelerate so fast. But in addition to what Chamuji has said, building a rocket is also a teamwork. And building of rockets in India, they are based on our indigenous technologies. I'm sure NCERT can take the example of how we are building the rockets using team spirit, and based on our Indian strengths, NCERT will continue to grow as a great organization. I'm also very happy that the Ministry of Education has given the approval for NCERT to become a deemed to be university, and this is going to be a university for school education, a very, very unique university, and I wish all the best to NCERT in future. Thank you. जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे विशेष अतिथि महोदय का। आदरणीय मंत्री जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठजन, साथियों, सहयोगी, मैं आपको बताऊंगा कि वो गति आप कैसे पकड़ेंगे जो शास्त्री जी चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, जानता, मैंने धीरे धीरे सीखा। जब मुझे ये आभास हुआ कि मैं एनसीईआरटी का प्रोफेसर राष्ट्र निर्माण कर रहा हूं, सुबह शाम मैंने याद करना शुरू किया, आई एम मेकिंग द फ्यूचर सोसाइटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्यूचर इंडिया। उस दिन से मेरी कर्मठता बढ़ी, मेरी लगनशीलता बढ़ी, और मैंने देखा कि जब भी जहाँ भी एनसीईआरटी का नाम लिया जाता है, लोग बड़े आदर से नाम लेते हैं। इस साख को बनाए रखना है, और जब ये साख बनी रहेगी तभी एनसीईआरटी का नाम ऊपर जाएगा। आप चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे संस्था हो, इस समय देश में आप बिल्कुल अलग हैं। आपका जितना सम्मान है उतना कितनी संस्थाओं का होगा, इस पर विचार करिए। बट यू आर द क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यू आर क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स जो सोमनाथ जी की जगह लेंगे आगे जाकर। ऐसा काम आप कर रहे हैं। आप किसी भी पद पर हो, इसको कभी मत भूलिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर JS राजपूत जी, फॉर्मर डायरेक्टर एनसीईआरटी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस क्षणों को गरिमामय बनाने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा केवल हमें ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए एक प्रेरक मार्ग भी प्रशस्त करती है।
और हम जानते हैं कि धरती पर लिए गए संकल्पों को भारत ने अंतरिक्ष में पूरा करके दिखाया है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर श्रीधर पणकर सोमनाथ जी। आपके नेतृत्व में भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने कई नए कीर्तिमान गढ़े हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्रीधर पणकर सोमनाथ जी को, पूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आज शिक्षा के मंच पर आपके विचार हम सभी के लिए प्रेरक रहेंगे। आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें आपका महोदय। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सभी विशिष्ट अतिथियों को मेरा प्रणाम। I'm really happy to participate in the 65th Foundation Day of NCERT. And I think I am qualified to come here and then speak because I became somebody only because of the books that NCERT produced many years back. My early school learning, my studies in various subjects, inspired by those wonderful books that you saw. I think all of you would have gone to the same mill. I think that's why you are all here. We are all the products of education. No? We are the products of what we learned in our childhood. Our careers, our aspirations, everything was shaped by those books. I think the role that is played by school education, the books that you see, the content that you assimilate in your younger days, that makes you. I think that is the importance of the curriculum building, textbook writing, educational content creation, transfer of knowledge that's happening in schools. It is so important and very critical for a nation building process. I think that's why NCERT has a primary role, and each one of you who are in the job must realize that you are not just producing one book, one text or curriculum. You are actually creating a nation. You are creating people who will actually write the destiny of this nation. I think that feel must be there inside each one of you when you do this. Why I say this? The book that I learned at that time, though it created me that I am standing today, it could have been still better. What were the weaknesses that existed in those books at that point in time? I am not blaming any book. But then I need to relearn many, many things. I never realized what was the heritage of this country at that point in time. It was not much talked about in that. The scientific accomplishment of our nation was not really mentioned in greater detail that I could appreciate. I was learning science, technology in various forms, in various sources. That ultimately made things. But then to feel proud of what we did, to understand how the process of learning happened in our country, how different science and technology existed here at some point in time. I think those were missing. The cultural heritage was little bit there, but then it was little you can say it was more distorted. But then today the change is already happening in a great way. The transformation is actually visible. That I had the opportunity to read and see many of those content that are being created. Now what is needed? I think let us forget about the past. I think what is needed for the future is what is important. I think the change is very visible. The nation is actually looking ahead to become a powerhouse of knowledge. And all that is going to happen only through the people that you are building up in the next generation. Here the role of technology comes in. I think that is visible here. Then when we all went through, we were able to see the content creation or the digital content creation. Digital content creation is of course very important and very valid. But then what is more important is how you are actually bringing the nature of a learning and education in the current scenario. And how you really imbibe what we had traditionally, the process of learning that created people like Ramanujacharya and many others, and great mathematicians in this country, whether those elements are there in this, while we connect the modern elements. We somehow moved into specialization, compartmentalization in learning. Subjects were learned as subjects. The interconnectedness between
various subjects, and how each subject play in your life was not actually missing. The element of experiential learning was greatly missing. And because of that, you produce people with degrees and certificates, but not knowing how to do things ultimately. How to work in a team, how to work in groups, how to look at larger vision, whether those processes are being imbibed into the young minds. They somehow want to escape from here. I think that feel came into the minds of the people because the knowledge is all somewhere else, and this is only my springboard to jump into some place and not to create it here. I think this is again another thing that need to be corrected, and many more things need to be looked at it. And for example, now AI is everywhere. For example, AI is something which you need to understand and how it's going to transform the way we learn, how you make use of it as an important tool to improve the learning processes. I think some examples I saw here, I think it need to become much more different than what we talk about AI, because which is not being understood very well. One of the biggest problems that we saw when I went through my learning in education, school, not only just schools, but into higher education, into my graduation, post-graduation learning, I think I relied on books and content that were sourced from so many other nations. I think there were great textbooks in higher education, but I am not talking about school education alone. But many of them were not written in our languages. I think this is again one of the important effort that we are trying to make. I ask people, which language do you actually think? Do you think in English or you think in your mother tongue? I speak in English, but I don't know whether I think in my mother tongue and I translate and I speak. So because of that, it happens that the style of speaking in English also differ, not the just English. Now, the process of learning also must get rooted into your own language. I think the language becomes important as an important tool to instill the cultural heritage, the knowledge process, and also to make people think differently. I think this will happen only when you use the language that you are also actually born with. I think these changes are very, 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 very happening, very much happening. I think there are many points that we need to discuss because lack of time, and we will all looking at our Honorable Minister's advice on this day for NCERT, on this 65th Foundation Day. It's a great opportunity to share this dais and speak a few points here. But I look forward to create great men out of this nation. I think those are visionaries out of this nation. I say that education is not meant for producing workforce. Education is meant to create the brightest minds or the greatest of the people out of the whole system. The system must be designed for it, not to produce robots or who will only do things as you say, instruct them. People who are able to think differently, critically think and produce things in a manner which is never done before. People who have an ability to ask questions, people who have an ability to take pride in what they are. And if you target that as a goal, I think the reforms, what is needed for this, building content for our younger generation will definitely become much better. I think all of you have that ability to do that, and I wish all the very best for the wonderful work you did in so many years, and also those great tasks ahead of you. I think that challenge is much more interesting and much more rewarding to start working on. Thank you so much. All the very best for the great days ahead. Thank you so much, sir, for highlighting the importance of education. आपने हमें विज्ञान और नवाचार की दिशा में शिक्षा की भूमिका का महत्व स्मरण कराया. बहुत बहुत धन्यवाद. हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज और राष्ट्र को समृद्धि और प्रगति की दिशा में अग्रसर करती है. इस दिशा में हमारे प्रयासों को मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से आदरणीय सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्री संजय कुमार जी. आपकी दूरदर्शिता और योजनाओं ने नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में अमूल्य योगदान दिया है. अब मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विचार हम सबके साथ साझा करें. आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें आदरणीय सचिव महोदय का. भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और एनसीईआरटी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सहयोगी श्री श्रीधर पानिकर
सोमनाथ जी, इसरो के भूतपूर्व चेयरमैन, शिक्षाविद श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर DS राजपूत, हमारे सहयोगी NCERT के अध्यक्ष श्री दिनेश प्रसाद सकलानी जी, हमारी सहयोगी संयुक्त सचिव शिक्षा, स्कूल एवं शिक्षा मंत्रालय श्रीमती प्राची पांडे, हमारे मंत्रालय के सभी पदाधिकारीगण, NCERT के सभी फैकल्टी के सम्मानित सदस्यगण, हमारे मीडिया के दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, 65वें स्थापना दिवस पर हम सब की ओर से NCERT को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो 65 वर्ष यदि होता है तो व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो आप एक सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन के स्तर पर यदि देखा जाए तो आई थिंक हम परिपक्वता, मैच्योरिटी के स्टेज पर आप आ गए हैं। 1961 से हम 65 वर्षों की गिनती कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि देश के स्कूली शिक्षा के लिए यदि किसी के पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, सांस्थिक स्मृति है, तो वो एक संस्था NCERT है। आपने कोठारी कमीशन के रिपोर्ट को भी देखा, आपने 86 के शिक्षा रिपोर्ट को भी, शिक्षा पॉलिसी को भी देखा, और आपके कंधों पर अब दारोमदार है जो 21वीं शताब्दी की जो पहली शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये जो सांस्कृतिक स्मृति है आपके पास, ये आपको संबल प्रदान करेगी कि आने वाले दिनों में हम पूरे देश में स्कूली शिक्षा को किस प्रकार से सुदृढ़ करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में एक पूरा का पूरा रोड मैप हमें देती है और इसका 5 वर्ष हम लोगों ने कुछ दिनों पहले मनाया था। बहुत सी बातें जो भी कही गई हैं हमारे पूर्व के वक्ताओं द्वारा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है और हम सब उसके बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से उसको ज़मीन पर उतारा जाए। चाहे वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हो जो मदर टंग में किया जाना है, चाहे वो बहुभाषीय मल्टीलिंगुअलिज्म की जो ताकत है उसको अपने बच्चों को हम कैसे दे सके। जो करिकुलम की बात कही जा रही है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशनल स्टडीज़ की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपके माध्यम से होना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस करिकुलम के अनुवर्ती क्रम में 1 से 8 तक की सारी किताबें लाई गई हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए जादवी पिटारा और जादवी पिटारा बनाया गया है। लेकिन मैं हमेशा कभी कभी दुविधा में रहता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम टू बी अलाइव। देयर आर सो मेनी इनपुट्स विच आर कमिंग टू अस। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, जिस प्रकार की तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे इसरो के भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने आपका ध्यान आकृष्ट किया। कितना डिजिटल डिवाइसेस को हम इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए एक चैलेंज का विषय बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस ढंग से हम लाएं और किस स्तर तक लाएं, ये हमारे लिए चैलेंज और सोच का विषय बना हुआ है। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे स्कूली शिक्षा सुदृढ़ हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की और पेरेंट्स की और कम्युनिटी की आकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं तो हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और फिर लगता है कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं संभवतः वो पर्याप्त ना हो। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग करने की भी ज़रूरत है कि हम आगे के 5 वर्षों में, आगे के 10 वर्षों में, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 2047 तक जब हम विकसित देश बनेंगे तो उसमें शिक्षा का क्या कुछ अहम रोल रहेगा, इसको स्केच आउट करने की ज़रूरत है। और NCERT से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। यहाँ आपके पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी है, जहाँ से आप डिजिटल के माध्यम से आप क्या कुछ करना है स्कूल में कर रहे हैं। असेसमेंट के लिए परख भी आपके यहाँ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी कंपोनेंट्स के जिम्मेवारी आपके कंधों पर है और इसे मैं समझता हूँ बहुत ही बखूबी किया जाएगा। मुझे पूरी आशा है और माननीय शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके विजन में कई कतिपय बदलाव लाए गए हैं। और जो सबसे बड़ा जो बदलाव लाया गया है वो है कि किस प्रकार से रिसर्च को NCERT में लाया जाए।
और आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनकी परिकल्पना से आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने का मौका मिला है। इसे एक मूर्त रूप दिए जाने की जो जिम्मेवारी है वो आपके कंधों पर है, हम सब लोगों के कंधों पर है। जो नेशनल पर्सपेक्टिव है, जैसा कि प्रोफेसर राजपूत ने कहा कि एनसीईआरटी को आज पूरे देश में लोग जानते हैं और उसको अपना इंस्टीट्यूशन मानते हैं, और ये जो नेशनल कैरेक्टर है एनसीईआरटी का, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाए रखने में भी हमें इस्तेमाल करना है और इसको कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रखना है। लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि वोकेशनल एजुकेशन जो स्किलिंग है, और ये जो 6 से लेकर के 12वीं क्लास के बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश नहीं, ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा जो 12वीं पास करके निकले वो कम से कम एक कोर कॉम्पिटेंसी, एक स्किल में लेकर के निकले, और इसकी भी जिम्मेवारी एनसीईआरटी के कंधों पर बखूबी है। आज शायद वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने का, इसलिए और हम सब लोग माननीय मंत्री जी के विचारों को सुनना चाहते हैं ताकि उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर हम आगे एनसीईआरटी को मूर्त रूप, और शिक्षा विभाग क्या कुछ करेगा उसके लिए हम उन्हें सुनने के लिए हम बेताब हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट मैं जो कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक प्रिंसिपल साहब आए और मुझको मिल करके उन्होंने एक किताब दी जो उन्होंने लीडरशिप पे बनाया था। तो मैं उस किताब को जब पलट करके खोल रहा था तो मुझे एक लाइन मुझे नज़र आई, तो अन्यास ही मेरा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो गया। तो मैं उसी के माध्यम से आज अपने वक्तव्य को समाप्त करने की अनुमति आप लोगों से चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि स्कूल एजुकेशन इज नॉट रॉकेट साइंस, बट इट इज स्कूल एजुकेशन विच मेक्स रॉकेट साइंस पॉसिबल। थैंक यू। आपके मार्गदर्शन और आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एनईपी 2020 के विजन को साकार करने हेतु कई महत्वपूर्ण पहलों का विमोचन किया जाएगा। इन पहलों में शामिल है भारतीय भाषा प्राइमर्स, पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन, बाल वाटिका, पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 35, वर्चुअल रियलिटी लैब्स, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0, किताब 1 पढ़ें अनेक, कक्षा पहली और दूसरी के लिए समावेशी पाठ्यपुस्तकें, उत्कल जनिंकर सुयोग्य संतानन, हैंडबुक ऑन वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। माननीय मंत्री जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप रिमोट का बटन दबाकर 1 सितंबर 1961 भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की और स्थापना हुई एनसीईआरटी की। तब से आज तक चाहे पाठ्य पुस्तक हो या तकनीक, भाषा हो या भविष्य के कौशल, एनसीईआरटी हर पीढ़ी को दे रहा है नई दिशा। 6 दशक से ज्यादा शिक्षा का सशक्त स्तंभ एनसीईआरटी आज अपने 65वें वर्ष पर एक बार फिर शुरू कर रहा है भविष्य की ओर कई नई पहल, जिसमें शामिल हैं श्री अरविंद मार्ग पर नवनिर्मित प्रवेश परिसर का उद्घाटन, महाभारत के रचयिता, ज्ञान के परम साधक ऋषि वेद व्यास जी की प्रतिमा से सुसज्जित ये प्रवेश परिसर शिक्षा की इस तपोभूमि को देगा नया रूप। 4 भाषाओं में प्राइमर का विमोचन मातृभाषा से बेहतर शिक्षा का कोई जरिया नहीं, इसलिए तैयार हुए हैं 4 नए प्राइमर हिंदी, संस्कृत, हो और कोया भाषा में। पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन, कम नेटवर्क हो या सुदूर बसा कोई इलाका, शिक्षा अब सबके लिए, हर वक्त, हर जगह है। दीक्षा से लेकर डीटीएच चैनल, स्वयं से लेकर रेडियो तक, सब मिलेगा इस ऐप पर। बाल वाटिका पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल संख्या 35, बाल वाटिका चैनल 35 पर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होंगी मजेदार कहानियां, खेल और सीख। 4 डीएम स्कूलों में वर्चुअल रियलिटी लैब्स, एनसीईआरटी के नए वीआर लैब्स, जहां विज्ञान और इतिहास को बच्चे और भी नजदीक से अनुभव कर पाएंगे। दीक्षा 2.0, एक ऐसा स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां एआई, 12 भाषाओं में अनुवाद और अडैप्टिव असेसमेंट्स के साथ सीखना होगा व्यक्तिगत और आसान। प्रशस्त 2.0, मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म पर आधारित ये टूल बच्चों में दिव्यांगता की शुरुआत, पहचान से लेकर पंजीकरण, स्क्रीनिंग और प्रमाणन तक की पूरी प्रक्रिया आसान बनाता है।
किताब एक पढ़ें अनेक इस पहल के तहत ऐसी डिजिटल और प्रिंट किताबें तैयार हो रही हैं जिन्हें हर बच्चा दिव्यांगजन सहित समावेशी कक्षा में एक दूसरे की सहायता से पढ़ सकता है। उत्कड़ जननिंकर सुजज्ञ संतान इस पुस्तक में उड़ीसा के 100 महान व्यक्तित्वों का जीवन और योगदान बताया गया है। हर व्यक्तित्व के साथ QR कोड आधारित छोटे वीडियो भी हैं ताकि उनकी कहानियां आसानी से सब तक पहुंच सकें। व्यावसायिक शिक्षा हैंडबुक ये किताब आसान भाषा में परिभाषाएं और रूपरेखा समझाती है और शुरुआती कक्षाओं से ही व्यावसायिक कौशल सीखने की राह दिखाती है। ज्ञान, कौशल और समान अवसर के साथ समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने वाली इन पहलों का शुभारंभ आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा को और भी अधिक उपयोगी और प्रेरणादायी बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। NCERT के 65वें स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। देश की शिक्षा प्रणाली को सशक्त और समावेशी बनाने में आपका दूरदर्शी नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके प्रयासों ने न केवल शिक्षकों और विद्यार्थियों को नए आयाम दिए हैं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर साकार करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। अब मैं विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि आप आज के इस पावन अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी का। नमस्कार। NCERT के 65वां स्थापना दिवस के मंच पर उपस्थित हम सभी के श्रद्धा के केंद्र NCERT के पूर्व चेयरमैन आदरणीय राजपूत महाशय, मंच पर उपस्थित UGC के पूर्व चेयरमैन विशिष्ट शिक्षाविद जगदीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हम सभी के अत्यंत गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व इसरो के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सोमनाथ जी, विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, NCERT के डायरेक्टर आदरणीय शाकलानी जी तथा हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती पांडे, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव साथीगण और पत्रकार मित्रगण। जन्मदिन और स्थापना दिवस के अपने आप में एक अहमियत रहता है, महत्व रहता है। जैसे हमारी पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है, NCERT पिछले 65 सालों में 1961 से बना हुआ ये व्यवस्था पिछले 65 सालों में देश को बनाने में अनेक काम किया है, अनेक उतार चढ़ाव दिखा है। कोठारी कमीशन से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक इसको देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाना पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी प्रयास प्रशंसनीय है। आज राजपूत जी ने सही कहा कि देश में खूब कम संगठनों की नसीब में ये आता है कि आपको निरंतर श्रद्धा और आस्था मिलते रहे। NCERT के प्रति ऐसे ही देश भर में सदैव श्रद्धा और आस्था और आने वाले दिनों में भी आस्था बना रहे, ये मेरा आज की दिन तक शुभेच्छा रहेगा। आप एक प्रकार से भारत की एकेडमिक अथॉरिटी हो, आप जिस विषय को मान्यता देते हो उसी विषय को पढ़ाई के रूप बाद में आके लेता है। NCERT भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। इस बार NEP इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोगों ने कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, NCERT के नेतृत्व में बनाया, स्टेट ने भी अपना कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाई है और अभी मैं NEP की इम्प्लीमेंटेशन की 5 साल के उपरांत ये कह सकता हूँ कैरिकुलम में सब्सटेंटिव काम हो चुका है। पिछले दिनों में कक्षा 1 से 8 तक पूरा किताब आ चुका है कैरिकुलम की, नई कैरिकुलम के आधार पे, और जादुई पिटारा के नाम पे 3 साल की कैरिकुलम भी और पाठ्य टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ चुका है। इसलिए 11 साल की टीचिंग लर्निंग मटेरियल पाठ्य पुस्तक
पढ़ाने की पद्धति, पेडागोजी, ये सब आ चुका है। और महत्वपूर्ण 4 साल की जो सबसे अधिक प्रभावशाली रहने वाला है, कक्षा 9, 10 और 11, 12 की काम पे आप लोग जुटे हो। मेरा पूरा विश्वास है उसको भी आप पूरा कर लोगे। मैं इन दिनों में एनसीईआरटी की नई रूप भी देख रहा हूँ। एनसीईआरटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप लेने वाला है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन तो था ही, आपकी जो रीजनल कॉलेज था, रीजनल स्कूल्स थे, डेमोन्स्ट्रेशन वाले स्कूल थे, ये आपकी इस रिसर्च को देश की विभिन्न इलाका से जोड़ते हुए आपने एक सफल प्रयोग किया है। अभी शायद निल्लोर को मिला कि 8वां स्थान हो जाएगा, जहां दिल्ली प्लस 7, दिल्ली प्लस 7 और दिल्ली प्लस 8, दिल्ली प्लस 8, दिल्ली प्लस 8 इंस्टीट्यूशंस आप देश में विभिन्न इलाका में आप स्थापित करके इसको आप आज आगे बढ़ रहे हो। एनसीईआरटी भी धीरे धीरे वैश्विक हो रहा है। मॉरिशस ने एनसीईआरटी के ऊपर भरोसा जता के हमको एनसीईआरटी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दो, ये उनकी अपेक्षा है। एनसीईआरटी भी उस दिशा में काम कर रहा है, ये हमारी एक उपलब्धि है। एनसीईआरटी आने वाले दिनों में, अभी तो शायद इस बार एनईपी के उपरांत टीचर्स कैरिकुलम शायद आप लोगों ने नहीं बनाया। मैं 2 साल पहले आपको 2 साल पहले ही कहा था, आज ही के दिन इसमें कितना काम हुआ है उसको कभी देखना चाहिए। लेकिन जो पिछले दिनों में टीचर्स एजुकेशन की जो कैरिकुलम, एनईपी ने 4 कैरिकुलम की बारे में बात कहा था। एक अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कहा था, जो जादुई पिटारा और फाउंडेशन स्टेज की जो कक्षा 1 और 2 ये 5 साल की हम माने वो बन चुकी है। आगे स्कूल कैरिकुलम की लगभग 8 क्लास तक 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 6 साल की बन चुकी है। और कैरिकुलम तो बन चुके हैं 9 से 12 तक, लेकिन उसकी टेक्स्ट बुक बन रहा है। ऑरल लिटरेसी के जो स्कूल नहीं जाने वाले दुनिया है, उनकी भी कैरिकुलम बनाने की दायित्व एनसीईआरटी के पास है। टीचर्स एजुकेशन का भी कैरिकुलम आप बनाओगे, ये मेरा अपेक्षा था। इसलिए 4 कैरिकुलम को भारत में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना, उसको एक व्यवस्था में डालने का दायित्व एनसीईआरटी का है। सचिव महोदय उसको आगे थोड़ा त्वरित समन्वय करे, अर्ली कोऑर्डिनेशन करे उसकी कैसे, क्योंकि ये सब अंतर संलग्न है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जो अर्ली चाइल्डहुड की जो पहला शब्द जो इनफॉर्मल स्कूल में, प्ले स्कूल में अपने खेल की पद्धति के माध्यम से सीखेगा, उसकी संपर्क हाई एंड रिसर्च तक भी पहुंचेगा। यूजीसी उसको आगे बढ़ाएगा। अन्य प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हमारी पढ़ाई की, जैसे सोमनाथ जी ने कहा कि मेरे को सोमनाथ बनाने में, यानी इसरो को सफल बनाने में एनसीईआरटी की भूमिका है। मैं पहले भी कहा हूं और आज भी दोहरा रहा हूं, इस देश की उपलब्धि के पीछे एनसीईआरटी की ही मेहनत है। एनसीईआरटी जितने आधुनिक बनेगा, जितने प्रासंगिक बनेगा, जितने संवेदनशील बनेगा, तब जाके देश निर्माण हो पाएगा। हम लोग, आप लोग जो यहाँ उपस्थित हो प्राध्यापक के नाते, आप लोग सिर्फ अन्य इंस्टीट्यूशंस के प्राध्यापक नहीं हो। आपके कंधे पे पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाने के लिए केवल भारत की नहीं दुनिया की एक इंटेलेक्चुअल रिपोजिटरी बनाने की दायित्व आपके पास है। हम जब विदेश जाते हैं, विदेश में विदेशी लोगों के अंदर, मैं कभी जापान में था, जापान में मैं किसी ने कहा कि हमारी वहाँ एक सीबीएसई स्कूल है, कोई प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से सीबीएसई स्कूल है। मैंने उनको पूछा कि जापान में सीबीएसई स्कूल की आकर्षण क्या है, जापान में सीबीएसई स्कूल की आकर्षण क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की मैथमेटिक्स। अफ्रीका के देशों में कहीं भी आप जाओ, वहाँ की समाज की जो लीडरशिप है, प्रशासन में, राजनीतिक पदों में या अन्य कोई प्रभावशाली व्यक्तियों में, उनकी जिंदगी में आपको 2 चीज आपको मिलेगा। एक भारत की शिक्षक मिलेगा। अफ्रीका की कोई भी महादेश जाओ, मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश, ये तीनों की शिक्षक भारतीय मूल की कोई ना कोई होगा।
दूसरा, उनके वहाँ बॉलीवुड की भी एक अपना इम्पैक्ट है। पूरा अफ्रीका में भारत की उपस्थिति है। कभी सोचो, अभी ये जो परिवर्तित जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें भारत एक मजबूत की स्तंभ होकर खड़ा है। कभी काल किसी मेरे मित्र जो अमेरिका में वहाँ की उद्योग धंधा में काम करने वाले बड़े उद्योग के हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी को दुनिया की इकोनॉमी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, विशेष करके अमेरिका नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अमेरिका की सुपर स्टोर में चाय से लेके हाई एंड गैजेट तक वैसे मेड इन चाइना है। वैसे ही भारत को आज कोई, मैंने पूछ रहा था कि भाई ये जो आपका अमेरिका में आजकल जो माहौल है क्या होगा आगे चल के, ये कुछ रहेगा या, बोले देखो समय ही कहेगा, लेकिन ये इतना सहज नहीं है भारत को अनदेखा करना। क्योंकि दुनिया में भारत की सर्विस कंट्रीब्यूशन, दुनिया में जो सर्विस इंडस्ट्री बनी है, बीपीओ बना है, जीसीसी बनी है, डाटा एनालिटिक्स की इतना बड़ा दुनिया बनी है, टेक्नोलॉजी बनी है, इस सब में भारतीय ज्ञान पुंज को अनदेखा करना असंभव है। ये भारतीय ज्ञान पुंजों का बीजारोपण कब हुआ था? जो क्लास 1 में पहुंचा था। क्लास 1 में कौन सी किताब पढ़ा? तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ा था। ये मैं आपको, मेरे को जो जानते हैं, मैं बहुत साधा प्रशंसक नहीं हूँ। और मैं जो टिप्पणी आज करूँगा, मीडिया के मित्र हैं, मैं तो कुछ विषय मेरा सचिव महोदय से मेरा मन की बात कहा है और विशेष करके आपके डायरेक्टर को कहा है, एनसीईआरटी को सोचना चाहिए टेक्नोलॉजी पे आप कहाँ कितने नजदीक हो। हम जब स्टॉल घूम रहे थे, सोमनाथन जी एक जगह पर पूछे, बाल वाटिका की, मैंने जादुई पिटारा की स्टॉल में हम थे, उन्होंने कहा कि मोंटेसरी है क्या? तो मैंने कहा मोंटेसरी जैसा है। उनके मन में मोंटेसरी क्यों आया? दुनिया में कब रेफरेंस होगा कि एनसीईआरटी की, चलो जादुई पिटारा 3 साल से आई है, उसके पहले भी टॉय बेस्ड एजुकेशन एनसीईआरटी का हिस्सा था। क्या वो रेफरेंस होता है क्या? आप आत्मविमुग्ध हो, सकलानी जी उससे डबल आत्मविमुग्ध है, होना भी चाहिए। मैं भी आपसे मिलकर आत्मविमुग्ध हूं, लेकिन उनके मुंह पर मोंटेसरी क्यों आया? ये एनसीईआरटी की परिवार को सोचने की आवश्यकता है। हमें एनसीईआरटी को रेफरेंस करनी है। एनसीईआरटी के आज प्रोडक्ट है, ब्रांड जादुई पिटारा है। लोग कहना चाहिए क्या ये जादुई पिटारे के आसपास है क्या? ऐसे होनी चाहिए। आप जैसे अभी जो मित्र अभी मेरे को मध्य प्रदेश में सुंदरलाल स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, नाम नहीं आता है मुझे। उसमें मेरे को एक ब्रोशर दिखाया गया एआई के बारे में। हम पढ़ाएंगे भारत की 26 करोड़ स्कूल बच्चों के लिए कैरिकुलम की इंचार्ज हम हैं। भोपाल की सेंटर स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन की बेंचमार्क खड़ा करने वाला मैंडेट तो राजपूत सर ही है। देश में बच्चों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड होगा उसकी वो रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए। सोमनाथ जी ने 600 करोड़ रुपया में भारत में चंद्रयान 3 को सफलता के साथ प्रयोग किया, इसीलिए दुनिया में नाम हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं मलयालम में, बोलता हूं मलयालम एक्सेंट इंग्लिश में, यूरोपियन इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हमारे अंदर जो भ्रम है, हमें इंग्लिश को ही समझाने में हम दुनिया के सभ्य व्यक्ति हो पाएंगे। मैं ये भ्रम अनेक इंस्टीट्यूशन में देखता हूं। मेरे को पता नहीं था कि एनसीईआरटी के अंदर भी इतना गहराई से घुसा है। मैं आपको आज की इस अवसर पे, पवित्र अवसर पे अपेक्षा रखना चाहता हूं। इंग्लिश की दक्षता, हमारी बच्चे आप ऐसे इंग्लिश पढ़ाओ, शेक्सपियरियन इंग्लिश से भी हमारा अच्छा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आए, हमें उसमें गर्व होगा। हमें दुनिया को अगर अधिकार करना है, हमको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, हमको दुनिया की यूरोपियन इंग्लिश से ऊपर जाना है। लेकिन यूरोपियन इंग्लिश को दखल करने के तब संभव होगा जब हम अपना स्पष्टता बढ़ाएंगे।
हमारी स्पष्टता बढ़ेगी हमारी मातृभाषा में। मैं यही आपको अनुभव बताता हूँ। अभी हमारी इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक फीचर है, कुछ स्कूली बच्चों को सामने रखना, स्वागत करवाना, उनसे कुछ बातों को करवाना। आपने आज भी ऐसे ही करवाया। हमारी एनसीईआरटी के परिसर की सेंट्रल स्कूल के बच्चों को आपने कक्षा 1 और कक्षा 2 की कुछ बच्चों को सामने रखा। बच्चे सच में अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन हम अपने शॉर्टकट में उनको कैसे कॉटसट करते हैं। हम उन बच्चों को वो अपने लार्ज बुक, वो विकसित भारत की स्टॉल पे हमने उनको देखा, लार्ज बुक उनको पढ़वाया। न्यूमरेसी का कोई बुक नहीं था, तो उन्होंने संजय जी ने, सचिव महोदय ने उनको 1-2 चीज पूछ के उनकी दक्षता को समझने का कोशिश किया। हमारी इसी के ऊपर दुनिया में हमारी नाम हो सकती है, नहीं तो किरकिरी भी हो रहा है। हमारे देश में एक अपेक्षा है और एक उत्कंठा भी है कि हमारी बच्चों की लर्निंग आउटकम क्या है। एक्सेलेंट स्टैंडर्ड की लर्निंग आउटकम में हमारी जो आज की परख हो या आसर जैसे संस्थाओं की असेसमेंट हो, इनकी मानक क्लास 2 की ऐसे किताबों को पढ़ना और कुछ गणित को जोड़ बिजोड़ करके बताना, इतना ही तो फिल्म की टेस्ट उसी में होती है। और उसमें भारत अभी भी 50% की एवरेज पे है। 50% बच्चों को अच्छे क्लास तक, यानी क्लास 5 और क्लास 8 तक 50% बच्चों को आती है, 60% बच्चों को आती है, यानी 40% बच्चों को, 50% बच्चों को, 60% बच्चों को 2 क्लास की गणित और पढ़ाई भी नहीं आती है। लेकिन इन बच्चों को आया कि जो 5 बच्चे थे और उसमें क्लास 1 के एक बच्चे को सकलानी जी ने पूछा 2 और 3 मिलाने में कितना होता है, उन्होंने फट से कहा, सेकेंड्स में कहा कि 5 होता है। माने वो प्रोफिशिएंसी है, न्यूमरेसी की प्रोफिशिएंसी है। यही बच्चे हैं, ये कोई फर्क नहीं। बच्चा कोई गांव में भी ऐसा पढ़ाएंगे तो पर ऐसे ही कहेगा, कहता भी है। ये हमारे सोमनाथन जी शहर से पढ़ के आए हैं, गांव में पढ़ के आए हैं। आपकी जो पढ़ने की शहर क्या था, व्हाट वाज योर सिटी? नहीं, रूरल और जैसे अर्बन एरिया। तो जगदीश जी का वेरी स्मॉल प्लेस। ये तो वहीं पढ़ के आएंगे, तेलुगु पढ़ा होगा, मलयालम पढ़ा होगा। प्रारंभिक अवस्था में दोनों ने इन समझ को, इसलिए अभी भी हो सकता है। एनसीईआरटी की चुनौती है कि हमने जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में हमने भारत की 26 करोड़ बच्चों की, आज तो 26 करोड़, लेकिन इनकी संख्या इस एज ग्रुप में जो अगर हम ऑरल लिटरेसी को मिलाएंगे, हमारी दायित्व में एनसीईआरटी की उपक्रम, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी के कंधे में दायित्व क्या है। एनसीईआरटी के कंधे में भारत की 35 करोड़ लोगों की नॉलेज लेवल को एजुकेशन के माध्यम से कॉम्पिटेंसी से कन्वर्ट करना, यह हमारा दायित्व है। हमें डिग्री सर्टिफिकेट तो हमको प्रोसेस हम बना चुके, मिल ही जाएगा, लेकिन जब तक हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज लेवल को बढ़ाते हुए हमको कॉम्पिटेंट नहीं बनाएगा, देश डेवलप्ड इंडिया नहीं हो पाएगा, भारत विकसित नहीं हो पाएगा। ये पहला चुनौती एनसीईआरटी की है। आप नहीं कर रहे हो ये कहने का दुस्साहस या पाप में नहीं करूंगा, लेकिन क्या जो कर रहे हो ये पर्याप्त हो रहा है क्या? इसी प्रश्नों को लेकर हमें एक आत्मसोचना, आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे पास 1 करोड़ स्कूल टीचर है। हमारी किताबों को देश की सभी जेई, नीट या मर्यादा यूपीएससी परीक्षा हो, यह परीक्षा की टेक्स्ट बुक क्या है? एनसीईआरटी है। पढ़ाने की तरीका क्या होगा? वो एनसीईआरटी की। इस बार मैंने सीबीएसई को कहा कि आप जल्दी क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हो क्लास 8 की परीक्षा, पढ़ाई की व्यवस्था को। उन्होंने कहा कि हमको अभी टीचर्स हैंडबुक अभी तक एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं, शायद अभी तक दे दिया होगा या देना बाकी है अभी भी। जो जाने भगवान आपको भला करे, दिया कि नहीं दिया, यह अपेक्षा आपसे है। जैसे मैं राजपूत जी की बात को दोहराता हूं, जब तक आप नहीं मानोगे कि मैं देश बनाने के काम कर रहा हूं,
आपके करने में आप सिर्फ प्राध्यापक नहीं हो, आप समाज शिल्पी हो। यू ऑल आर नेशन बिल्डर। इसलिए आपके खाते में आपको भूगोल पढ़ाना है, आपको संगीत पढ़ाना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, आपको टॉय बनानी है, आपको टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है। मैं जिस राज्य से हूं उस राज्य की स्कूल बोर्ड जो चलाते बोर्ड उनके वहाँ आपका जैसे रीजनल इंस्टीट्यूशन में स्कूल है, ऐसे एक स्कूल पे मैं वहाँ स्कूल पे गया था। स्कूल में मैंने क्लास में बैठ के थोड़े समय पढ़ने का टीचर क्या पढ़ रहे हैं उसको समझने का कोशिश किया। इन दिनों में हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। अभी मेरे यहाँ आया जब आपने दीक्षा शब्द, तो आप विद्वान लोग इतने बड़े बड़े शब्द डालते हो तो सामान्य मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति थोड़ा दो शब्द डरेगा, दो शब्द रुको यार क्या कह रहे हैं आप लोगों ने। दीक्षा 2 में हम लोगों ने ऐसे कर दिया। मैंने समझना कोशिश किया दीक्षा 2 में आपने क्या किए हो। 2-4 अपने डैशबोर्ड में टच स्क्रीन में हाथ लगा के आप एक जादू दिखाना चाहते हैं। तो दीक्षा 2 में मैंने दीक्षा रुको दीक्षा 1 में क्या कर रहे हो बताओ। कि आपकी क्लास 1 की जो टेक्स्ट बुक है वो डिजिटल कन्वर्ट हो चुका है क्या। मैं उस क्लास में जो उड़ीसा की स्कूल में एक क्लास में पढ़ के आया, उसमें मैंने जियोग्राफी का क्लास में बैठा। मैं जियोग्राफी की क्लास में बैठ के मेरा वैली मैंने उड़िया में उसको उपत्यका कहते हैं, नदी उपत्यका, रिवर वैली की क्लास चल रहा था। मैं पढ़ा तो मैं खुद को बहुत कंफर्ट महसूस किया। मेरे मन में आनंद है कि मैं मेरे कुछ विषयों को फिर स्पष्ट किया। टीचर की पढ़ाने का तरीका, पेडागोजी और उनकी जो डिजिटल कंटेंट था, मैं मन ही मन सोचा मेरे समय में शायद ऐसा नहीं था। तो एक क्लास बोर्ड में, एक ब्लैक बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में कुछ इलस्ट्रेशन के साथ फिर मैंने पूछा कि मैडम ये जो आपने पढ़ाने का व्यवस्था कर रही आपका है या स्कूल का है। मैंने स्कूल का है। शायद आपने बनाया भी होगा, मैं ये आपको आरोप नहीं करूंगा सत्यनारायण जी कि आपने क्लास 1 to 12 आपने इसको बनाया कि नहीं बनाया। बनाया होगा। मैं तो थोड़ी देर, अगर मैं कहा था पहले कि मैं थोड़ा आधा घंटा रह के जाऊंगा, मेरे को क्लास 1 की जो आपकी जो 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, संस्कृत और ऐसा है संजय जी, रुको इनकी सीबीएसई का ऑप्शन क्लास 1 में क्या है। हिंदी है मातृभाषा, दूसरा सेकेंड 2 लैंग्वेज पढ़ेंगे, दूसरे लैंग्वेज क्या क्या होगा। तो आपके बाजू में बैठे हुए महानुभाव का समझ है कि सिर्फ इंग्लिश ही होगा। सर्कुलर शायद इनको आपने जो सर्कुलर सीबीएसई ने दिया है शायद उनके लिए मान्यता नहीं है, यही होगा। हुई तो एनईपी ने कहा कोई भाषा, एनईपी के संरक्षक अगर उसी भ्रम में रहेगा तो बच्चों के विकास कैसे होगा। कम से कम एनसीईआरटी आप नीति निर्धारक हो। भारत के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सब जितने प्रतिबद्ध होनी चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करने की इतना प्रतिबद्धता एनसीईआरटी में होनी चाहिए। इसमें भ्रम रहने से हमारे दायित्व में 1 करोड़ टीचर है, हमारे दायित्व में 30 से 35 करोड़ स्टूडेंट यूथ हैं जो एडल्ट लर्निंग में है, उनकी पाठ्यक्रम तो हमारे दायित्व में, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होगा हमारे दायित्व में। वो सामान्य एनआईओएस की पाठ्यक्रम आप धीरे धीरे बनाओगे, मेरा अपेक्षा है। एनसीटी, एनआईओएस, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, तो आप ज्ञान कुंभ हो। आपको दुनिया को अख्तियार करना है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना है, हमें खुले मन पे देखना है, दुनिया की जो अच्छी चीजें उनको लाना ही लाना है। आपको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। कई विषयों की, भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, इसीलिए हम एक हैं। वी आर डाइवर्स दैट वी आर यूनाइटेड। हम एक ही प्रकार के होते तो शायद हमारी डाइवर्सिटी हमको बाहर कर देता। हम यूनाइटेड हैं इसीलिए कि हमारे अंदर डाइवर्सिटी है और ऑर्गन में डाइवर्सिटी चाहिए।
क्या उस डाइवर्सिटी को हमारी एनसीईआरटी में उस संवेदनशीलता को, देश की संवेदनशीलता को परखने के लिए मैकेनिज्म है? हमको इंग्लिश की कोई शब्द की अर्थ समझना है तो हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाते हैं। हमारी ये मान्यता है, भारत में कोई रेफरेंस ढूंढना है तो एनसीईआरटी को जाओ। एनसीईआरटी की दायित्व यही है। नया पाठ्य पुस्तक बन रहा है और लोग फिर हमारे साथ, तो आप संजय जी, आप शायद भूल ही रहे यार, आपने जानबूझ के छोड़ दिया, मेरे को पता नहीं। कोठारी कमीशन का नाम लिया आपने, फिर बाद में 86 का नाम लिया, लेकिन बाद में 2000 की माननीय राजपूत जी के प्रयासों को कम से कम एनसीईआरटी अनदेखा ना करे। भारत में भारत के शिक्षा की लंबे अरसे के बाद किसी ने बीड़ा उठाई तो माननीय राजपूत जी ने इस बीड़ा उठाई। कुछ लोगों के मन में भ्रम था, इसीलिए वहां के 2005 में उसको बदलने का कोशिश की, जिसको अभी एनसीईआरटी ने सही प्रोस्पेक्टिव में ला रहा है। इसीलिए कुछ लोग, कुछ असहिष्णु लोग, जो भारत के ऊपर जिनकी समझ नहीं है, जो भारत को एक पाश्चात्य के चश्मे से दिखने की एक गुलामी की मानसिकता से जो बंधे हुए हैं, उनकी कुछ मजबूरी रहा होगा, उनको मुबारक है। प्रजातंत्र उनको जब दायित्व था, लोगों ने जब उनको दायित्व दिया था, ऐसे भारत को लंबे समय तक आत्मनिर्भरता से वंचित रखने के लिए, स्वाभिमान रहित समाज बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया होगा, तो उनको मैं क्या कहूंगा। लेकिन मैं इन दिनों में एनसीईआरटी की कुछ पहल को अत्यंत प्रशंसा करता हूं। आपने ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को एक विशेष पाठ्यक्रम ले आके बच्चों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए अत्यंत अच्छा काम किया। आपने ऐसे ही पार्टीशन की हॉरर को, क्या इस देश विभाजन की विभीषिका को भूलनी चाहिए? क्या नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम इतिहास को नहीं देखेंगे, वर्तमान के साथ उसको अनुभव नहीं करेंगे, भविष्य में हम गुमराह में रहेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमारी पार्टीशन की हॉरर के बारे में जो आपने मॉड्यूल्स निकाला, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने इन दिनों में इंडिया ए राइजिंग स्पेस पावर, भारत की बढ़ती हुई वैज्ञानिक ताकत के बारे में आपने एनसीईआरटी ने एक मॉड्यूल्स बनाई। पिछले दिनों आपने चंद्रयान से लेके गरीब कल्याण तक समाज के अनेक पहलुओं के बारे में आपने बच्चों को जानकारी देने के लिए व्यवस्था किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को यह कहा कि हमें 100 साल पहले स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग लड़े थे, हमें अभी समृद्धि की लड़ाई लड़नी है, भारत को समृद्ध बनाना है। अभी तब समय था हमें देश के लिए कुर्बान देने के लिए हम बात कही गई थी। अभी तो देश के लिए जीने की बात कहा जाता है, देश के लिए जीना है। लेकिन पर्पस क्या है? इस पर्पस की केंद्र बिंदु आपने वेदव्यास जी का आज प्रतिमा अनावरण किया। वेदव्यास जी ने दुनिया में ज्ञान का वितरण किया था। 21वीं सदी में विकसित भारत बनाने में या विश्व में भारत के स्थान को 1 नंबर करने में सबसे ज्यादा किसी की दायित्व है, उस संस्था का नाम है एनसीईआरटी। मैं आपकी 65वां जन्मदिन पे, स्थापना दिवस में अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस समाज की अपेक्षा में आधुनिक बनना, विरासत से जुड़े रहना, आधुनिक बनना, वैज्ञानिक बनना, प्रमाण आधारित बनना, तार्किक बनना, मधुर बनना, यही हमारी दायित्व है। अनेक अनेक शुभेच्छा। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने ऊर्जापूर्ण विचारों से हम सभी को प्रेरित किया। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था और भी सशक्त होगी। 1 सितंबर 1961 को अपनी स्थापना के समय से ही स्कूली शिक्षा के सभी क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने और देश के शैक्षिक सरोकारों में अपने देश भर में स्थित सभी घटकों के साथ मिलकर महती योगदान देने वाली शीर्ष संस्था के रूप में एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में अपनी भूमिका का सतत निर्वहन कर रही है। 3 हंसों वाला इसका प्रतीक चिन्ह 3 मुख्य कार्यों अर्थात अनुसंधान व विकास,
प्रशिक्षण और विस्तार को इंगित करता है। परिषद ने अपनी गौरवशाली शैक्षिक यात्रा में अनेक मील के पत्थर तय किए हैं। विगत वर्ष की अनेक उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के 6ठे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, नेल्लोर के अकादमिक और प्रशासनिक परिसर एवं नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी मुख्यालय के केंद्रीय प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु भूखंड का भूमि पूजन, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुआ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नवाचार की नई उड़ान देने के लिए अनेक डिजिटल ऐप विकसित किए गए हैं, जैसे कि बुनियादी स्तर की शिक्षा के लिए ई-जादुई पिटारा, कक्षा 3 से 8 के बच्चों की भाषा प्रवाह कौशल के परीक्षण के लिए तारा ऐप यानी टीचर्स असिस्टेंस फॉर रीडिंग असेसमेंट। देश के विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता और शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ एवं एनआईसी द्वारा विकसित और एनसीईआरटी द्वारा संचालित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग ऐप लॉन्च किया गया है। अब तक परिषद ने कक्षा 1 से 8 तक की नई पाठ्य पुस्तकें विकसित कर ली हैं, साथ ही उनको बहुभाषिक करने की प्रक्रिया भी जारी है। ये सभी नई पुस्तकें गतिविधि केंद्रित नवाचार, भारतीय मूल्यों के समावेश और उत्कृष्ट मुद्रण गुणवत्ता के मानकों पर आधारित हैं। बहुभाषिकता के महत्व को समझते हुए 121 भारतीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं भी विकसित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत 19 शीर्षकों में 79 विशेष मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, भारत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत, 5वीं विश्व आर्थिक शक्ति आदि। एनसीईआरटी द्वारा संचालित राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी परख मुख्यतः बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, समग्र प्रगति कार्ड, योग्यता आधारित मूल्यांकन और राज्यवार शिक्षा बोर्ड की समतुल्यता जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। प्रकाशन प्रभाग ने लगभग 400 शीर्षकों में क्यूआर कोड ऊर्जित 15 करोड़ से भी अधिक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का लक्ष्य रखा है। पाठ्य पुस्तकों की सुलभ उपलब्धता हेतु एनसीईआरटी ने हाल ही में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन वितरकों के साथ समझौता किया है। परिषद ने सेना डाक सेवा कोर के साथ भी समझौता किया है, ताकि देश के सुदूर क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के बच्चों को पुस्तकें समय से उपलब्ध हो सकें। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएमई विद्या चैनल्स के नाम से 200 निःशुल्क डीटीएच शैक्षिक चैनल्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 15 चैनल्स एनसीईआरटी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए तमिल में पीएमई विद्या चैनल नंबर 34 और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास चैनल नंबर 14 शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय सांकेतिक भाषा को विशिष्ट पहचान देते हुए डीटीएच आईएसएल चैनल नंबर 31 का शुभारंभ माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया है। वर्तमान में परिषद द्वारा निर्मित शैक्षिक ध्वनि कार्यक्रम देश भर के 400 रेडियो प्रसारण केंद्रों और इंटरनेट रेडियो से प्रसारित हो रहे हैं। परिषद में एक सुंदर उद्यान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए विगत 3 वर्षों में अनवरत प्रयास और श्रमदान के द्वारा 2 एकड़ के कूड़े से पटे हुए भूखंड को साफ करके प्राकृतिक खेती, सुंदर पुष्पों, फलों और सब्जियों का मनोरम अटल उद्यान विकसित किया गया है, जिसका दृश्य देखते ही बनता है। परिषद ने आईआईएम नागपुर के सहयोग से इंडक्शन प्रोग्राम और समय समय पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं, ताकि एनसीईआरटी की विशिष्ट कार्य पद्धति और आवश्यकता के अनुरूप नए संकाय सदस्यों को सक्षम बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना के अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एनसीईआरटी की शैक्षिक यात्रा इसी तरह से अनवरत चलती रहे, इस आकांक्षा के साथ परिषद परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए हम 65वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने पिछले 65 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान योगदान दिए हैं और अब आज एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है भारत एक, भाषाएं अनेक, एक समूह गीत। ये गीत हमारे समक्ष लेकर आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल यानी डीएमएस आरआईई भुवनेश्वर के विद्यार्थी।
यह गीत केवल सुर और लय का अनुभव नहीं कराएगा, बल्कि हमें एहसास दिलाएगा कि हमारा देश और हमारे देश की विविध भाषाएं, संस्कृतियां एक ही मातृभूमि की अनेक पहचाने हैं। 5 भारतीय भाषाओं में गाए गए विद्यार्थियों के ये स्वर हमें याद दिलाएंगे कि भाषा में बसती है हमारी सांस्कृतिक आत्मा। आइए हम सभी मिलकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धक अभिनंदन करें और इस मधुर गीत के माध्यम से भारतीय भाषाओं और संस्कृति की इस अमूल्य विरासत का आनंद और गर्व महसूस करें। हे भारता आम जननी जनम भूमि, हे भारता चार जगति तुलना नाही, हे भारता आम जननी जनम भूमि, हे भारता चार जगति तुलना नाही। स्नेह सुहाग चार अनुराग, स्नेह सुहाग चार अनुराग, मैत्रीर बंधनने, हे भारता आम जननी जनम भूमि, हे भारता चार जगति तुलना नाही। मथारे जहार मुकुट पराए, तुंग हिमगिरि सोहे, चरण जुगल परसी जहार, सपत सिंधु बहे। चार बुकुरे कोटि निर्झरिणी जाए बही, चार कटिरे विंध्यगिरि बर अछि रही। प्रति धूଳି कण प्रति जल बिंदु जनमकु जाए गाई, हे भारत आम जननी जनम भूमि, हे भारत चार जगति तुलना नाही, चार जगति तुलना नाही, चार जगति तुलना नाही। सर्वेषां हिमगिरि श्रीमन्दितमस्तकमिदम् अम्बुधि परिगत पाशम्, अस्मद्जन्मदमन्मदमनिशं श्रोत पुरातनमाशम्, विजनित हर्षं भारतवर्षं विश्वोत्कर्ष निदानम्, भारत शर्मणि कृतमस्माभिः नवमिदमैक्य विधानम्। सर्वेषां आ गए जवां यहाँ कदम, जिंदगी को ढूंढते हुए, आ गए जवां यहाँ कदम, जिंदगी को ढूंढते हुए, आ गए जवां यहाँ कदम, जिंदगी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम, रागनी को ढूंढते हुए, आ गए जवां यहाँ कदम, जिंदगी को ढूंढते हुए। अब
আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে పిల్లల్లారా పాపల్లారా రేపటి భారత పౌరుల్లారా పెద్దలకి ఒక దారిని చూపే పిన్నల్లారా పిల్లల్లారా बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे सभी विद्यार्थियों के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे समक्ष प्रस्तुत है नई पुस्तकों का संदेश, विकसित बने हमारा देश, एक लघु नाटिका जिसे RIE भुवनेश्वर के विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ तैयार किया है। यह नाटिका केवल एक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह हमें एहसास कराती है कि NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों में सुझाई गई गतिविधियां, प्रयोग और शिक्षण अनुभव विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और सोच को कैसे विकसित करते हैं। छात्रों की यह प्रस्तुति हमें स्मरण कराती है कि शिक्षा केवल सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र को सशक्त करने और भविष्य की दिशा तय करने की शक्ति है। तो आइए हम सभी मिलकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धक अभिनंदन करें और इस नाटिका के माध्यम से शिक्षा और नवाचार के संदेश का अनुभव करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे स्टूडेंट्स का। RIE भुवनेश्वर से आए हमारे विद्यार्थी हमारे समक्ष लेकर आ रहे हैं एक प्रस्तुति, एक लघु नाटिका, नई पुस्तकों का संदेश, विकसित बने हमारा देश। दादी माँ क्या कर रही है? अरे अरे धीरे धीरे, फूल बिखर जाएंगे। दादी माँ क्या कर रही है आप? मैं गेंदे के फूलों की माला बना रही हूँ। क्या तुम बता सकते हो मेरी माला में कितने फूल हैं? हाँ, अब तो हमें फूल गिनने में परेशानी भी नहीं होती। अच्छा, पहले तो तुम गिनती में गड़बड़ा जाते थे, अब ये अचानक आसान कैसे हो गया? दादी माँ, हमने जादुई पिटारे से खेल खेल में गणित सीख लिया। हाँ, जूनियर अबकस से जैसे 4 मोती ऊपर और 3 नीचे खिसकाए तो हमें कुल 7 मोती मिल गए। तब से जोड़ना घटाना हमें आसानी नहीं, मजेदार भी लगने लगा। जी दादी, और जादुई पिटारे में मोतियों की एक माला भी थी। लाल, पीला, हरा, लाल मोती पिरोकर जब हमने पैटर्न बनाया तब हमें समझ आया कि हर एक कार्य करने का अपना एक नियम और क्रम होता है। खेल, गिनती, रंग और सजावट सबको एक साथ जोड़ना ही असली ज्ञान है। अब समझी, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं रही। NCERT के जादुई पिटारे से खेल ही खेल में हमारे बच्चे कितने होशियार बन गए हैं। इसे कैच करो। अरे ये तो वही जादुई पिटारे वाली गेंद है ना? हाँ, इसे कैच करने से हमें कोई अक्षर मिलता है। ये लो आकाश, कैच। ये मुझे डी मिला, मुझे डी मिला। अच्छा, तो बताओ डी से कौन से त्योहार का नाम शुरू होता है? दीपावली। दादी माँ, तभी आप फूलों की माला बना रही हैं? मैं फूलों की माला से तोरण बना रही हूँ। दादी, मैंने अपनी कक्षा 3 की नई पाठ्यपुस्तक आवर वंडरस वर्ल्ड में पढ़ा था कि त्योहारों के वक्त हम रंगोली बनाते हैं, तोरण लगाते हैं और पूरा घर सजाते हैं। मैंने अपनी कला की पुस्तक बांसुरी में सीखा है कि बिंदु बिंदु जोड़कर रंगोली बनाते हैं। और दादी माँ, रंगोली को केरल में पुक्कलम कहते हैं। हाँ दादी माँ, और तमिलनाडु में रंगोली को कोलम कहते हैं। उड़ीसा में झोटी छीटा और उत्तराखंड और हिमाचल में गेरू और चावल के आटे से एपण बनाते हैं। माँ, हमारी विज्ञान की पुस्तक जिज्ञासा मेरे मन में जिज्ञासा जागृत करती है
और उसका हल खोजने के लिए प्रेरित भी करती है। जैसे अभी मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पूरी कैसे फूलती है। कैसे? शायद आटे की लोई में जो पानी की नमी होती है वह तेल में जाकर भाप बनने से पूरी फूलती है। अरे वाह बच्चों, अब एनसीईआरटी के ये नई पुस्तकें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की समझ भी विकसित कर रही है और तुम्हें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ पूरे भारत के बारे में अनेक जानकारियाँ और भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान भी मिल रहा है। पुस्तकों से सीखा हमने ज्ञान का दीप जलाना है, पुस्तकों से सीखा हमने जीवन रंग सजाना है। बांसुरी से सीखा हमने रंग भरना सपनों में, उकलम कोलम रंगीले महके द्वार आंगन में। छोटी छीटा है पण प्यारी फूल सजे तोरण सारे, बांसुरी की तान सिखाए सजाए प्रेम के धारे। सुप्रभात दीदी जी। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। अरे आज सुमित कहाँ है? दीदी आज सुमित स्कूल नहीं आया, वो बीमार है। अच्छा, क्या हुआ उसे? दीदी उसे खांसी और बुखार है। और दीदी उसके पेट में दर्द भी है, डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। ओह ठीक है, बैठ जाओ। हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन बच्चों सोचो, अगर हम अपना स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखें तो ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, है ना? जी दीदी। तो चलो आज हम यही जानेंगे कि कैसे हमारी धरती माता, यह सुंदर प्रकृति हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो कौन बताएगा? जी दीदी, हमने अपनी अंग्रेजी की पुस्तक पूर्वी में दादी की चिट्ठी पढ़ी है। उसमें उन्होंने विक्रम और वैभवी को कई घरेलू उपाय सिखाए हैं। अच्छा, तो बताओ कौन कौन से उपाय? जैसे दालचीनी और लौंग दांत के दर्द में बहुत आराम देते हैं। और हाँ, अदरक के सेवन से भी तो सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। दीदी उसमें ये भी लिखा है कि जीरा पानी में भिगोकर पीने से नींद अच्छी आती है और पाचन भी ठीक रहता है। बिल्कुल सही। ये हमारे घर घर की छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बातें हैं। अरे तू क्या लाया, तू क्या लाया? मैं तो पालक का सब्जी। अरे भोजन मंत्र पहले, खाना बाद में। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पता है दोस्तों, हमारी विज्ञान की नई पुस्तक जिज्ञासा में मैंने पढ़ा है कि कोलुथुर गोपालन जी हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय भोजन के पोषण तत्वों पर शोध करके संतुलित आहार का महत्व समझाया है। हाँ बच्चों, उन्हीं के शोध को आधार बनाकर प्रधानमंत्री पोषण योजना संचालित की गई है। दीदी, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। हाँ दीदी, क्यूरियोसिटी साइंस की पुस्तक के माइंडफुल ईटिंग में हमने पढ़ा है कि समय पर खाना क्यों जरूरी है। और दीदी हेल्दी एंड हैप्पी पार्ट में नीम, बबूल की दातुन के बहुत औषधीय गुण बताए गए हैं। हमें रोज नहाना और दांत साफ करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, पिछले कक्षा की खेल योग पुस्तक में बच्चों आपने योग साधना एवं प्राणायाम करना सीखा और उनके अनेकों लाभ भी सीखे। हमने सही आहार विहार के लाभ भी देखे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2015 में विश्व योग दिवस मनाने के आह्वान पर आज लगभग सभी देश इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। हाँ बच्चों,
अब हमारी नई पुस्तकों में भारतीय खेलों के बारे में भी बताया गया है। जी जी दीदी। अरे बच्चों, सुना है अब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी सिखाते हैं। हाँ माँ, स्कूल में कौशल बोध पुस्तक में हमने सीखा है पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। अब हमें समझ में आता है कि बीज से फल तक हर कदम कितना महत्वपूर्ण है। हमने स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम में आपके नाम एक पेड़ भी लगाया है। हमारी दीदी ने बताया कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर देश भर में अब तक माँ के नाम 6 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। अरे वाह, तो खेती बाड़ी और पेड़ लगाना अब केवल घर गांव का काम नहीं रहा, पढ़ाई का भाग भी बन गया। और हमने बल्ब बदलना, साइकिल की चेन ठीक करना भी सीखा। इससे हमारे जीवन की अनेक चीजें आसान हो जाती है। वाह वाह, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने समझदार हो गए। और हम सेवा भी सीख रहे हैं माँ, जैसे दिव्यांगजनों को सड़क पार कराना या मेले में सबको पानी बांटना। हमारी पुस्तक कौशल बोध में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें अच्छा नागरिक बनाएंगी। और इतने जिम्मेदार भी। हाँ, हमारी नई पुस्तकों में नवीन तकनीकें भी पढ़ाई जाती हैं, जिसमें ड्रोन खेती में दवाई छिड़कने के लिए, आपदा प्रबंधन में राहत पहुंचाने के लिए और कैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल जांच तक में मदद करता है, ये सभी चीजें भी पढ़ाई जा रही हैं। हाँ, और रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग भी। किताब में बताया गया है कि भविष्य में AI इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बच्चों, नए नए तकनीकों को समझना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि इनसे देश को क्या फायदा होगा। NEP हमें सिखाती है किताबों से ज्ञान, कौशलों से सम्मान और जाने अपनी पहचान, जो बढ़ाए देश का मान। भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष मिशन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चाची, ये तो वही है जिनके बारे में मैंने हमारा अद्भुत संसार पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। एक नई उड़ान में उनका और प्रधानमंत्री मोदी जी का संवाद भी था। उसमें गगनयान और अंतरिक्ष अनुसंधान की बातें भी थी। दादी, हमारी क्यूरियोसिटी साइंस क्लास 6 में चंद्रयान 3 के बारे में पूरा अध्याय है। कैसे विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच गया। मैंने आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ा था। वो मिशन सूर्य की सतह और किरणों का अध्ययन करता है। उसमें ये भी था कि कैसे PSLV रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। क्या तुम्हारी पुस्तकों में देश की शहीदों और वीरों की भी कहानी है? हमारा देश प्राचीन काल से ही वीरों और महान व्यक्तियों के भूमि के रूप में जाना जाता है। हाँ माँ, हमने अपनी नई पाठ्य पुस्तकों में मेजर सोमनाथ शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, सूबेदार जोगिंदर सिंह, वीर अब्दुल हमीद, एल्बर्ट एक्का, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माता की रक्षा की। हाँ माँ, मैंने निश्चय किया है कि मैं भी सेना में भर्ती होंगी और एक दिन मैं भी कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह देश का मान बढ़ाऊंगी। हाँ, हमारी नई पाठ्य पुस्तकों में नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में भी बताया गया है, जहाँ हर बलिदानी का नाम अंकित है और अमर जवान ज्योति लगातार जलती रहती है। चाची, हमारी पुस्तकों में आधुनिक विज्ञान, गणित और प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों के प्रसंग हैं, जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य, पाई और ग्रहों की गति के बारे में बताया, और भास्कराचार्य, जिन्होंने लीलावती जैसी गणित की महान पुस्तक लिखी और समय की गणना बताई। वराह मिहिर, जो खगोल विज्ञान और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, और पिंगलाचार्य, जिन्होंने बाइनरी कोड जैसी गणना का सिद्धांत दिया, जो आज कंप्यूटर साइंस की नींव है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण NCERT के पाठ्य पुस्तकों में भारतीय ज्ञान विज्ञान के साथ साथ कौशल, नवाचार और शोध को समान महत्व दिया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कुशल नेतृत्व ने शिक्षा को वास्तव में बहुभाषिकता के साथ जड़ों से जोड़ते हुए बच्चों के भविष्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का सशक्त मार्ग प्रशस्त किया है। ये पुस्तकें वर्ष 2047 तक
विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यही तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की असली पहचान, जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ आगे बढ़ रही है। तुम्हारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में भारतीय ज्ञान और भविष्य की तकनीक दोनों का अद्भुत संगम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। विद्या अमृत मश्नुते। अब शिक्षा सचमुच सर्वव्यापी है, समदर्शी है और सर्वस्पर्शी है। वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु बनकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हमें गर्व है अपने देश पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पावन अवसर को अपनी प्रतिभा, उत्साह और ऊर्जा से और भी यादगार और प्रेरणादायक बना दिया। हम अपने बच्चों से निवेदन करते हैं जिन्होंने कल्चरल परफॉर्मेंसेस की वो एक बार मंच पर आ जाएं। हमारे सभी विद्यार्थी, समूह गीत के भी जो हमारे विद्यार्थी थे आप भी मंच पर आ जाएं, और ये लघु नाटिका के भी हमारे जो विद्यार्थी आप मंच पर आ जाएं। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और हमारे बच्चे आपके साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रगान से पहले हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय संयुक्त निदेशक महोदय एनसीईआरटी प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी को। परिषद के 65वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं सर्वप्रथम माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और एनसीईआरटी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से अमूल्य समय निकालकर अपनी गरिमा में उपस्थिति और प्रेरक उद्बोधन से हमारा उत्साहवर्धन किया। आपके प्रेरणादायी आशीर्वचन निश्चित ही हम सब में एक नई ऊर्जा का संचरण करेंगे। मान्यवर परिषद के प्रति आपके स्नेह और सतत मार्गदर्शन हेतु हम सदैव आपके आभारी हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे अति विशिष्ट अतिथि स्कूल एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महोदय, परिषद के हित में आपका समर्पण सर्वविदित और प्रशंसनीय है। आपके सार्वजनिक संदेश से हम सभी अति उत्साहित और प्रेरित हुए हैं। हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर श्रीधर पन्नीकर सोमनाथ जी, पूर्व अध्यक्ष इसरो का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमें अपने विचारों से कृतार्थ किया। हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति, भारत सरकार को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति व संबोधन भी हमारे लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक है। मैं परिषद के निदेशक माननीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके कुशल निर्देशन में परिषद सतत विकास की ओर उन्मुख है व नए आयाम स्थापित कर रही है। विशेष रूप से मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार जी को एवं हमारे पूर्व निदेशक प्रोफेसर जयेश राजपूत जी को इस समारोह में आपकी गरिमा में उपस्थिति एवं प्रेरणादायी विचारों के लिए धन्यवाद देता हूँ। स्कूल एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे जी व श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी का मैं परिषद के स्थापना दिवस पर आपकी उपस्थिति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्रालय के उपस्थित सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं सभी संस्थाओं के प्रमुखों व प्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति से इस समारोह को गौरवान्वित किया है। मैं मीडिया कर्मियों, परिषद व इसके संगठकों के सेवारत अवकाश प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों तथा प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस समारोह के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी को मेरा
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब आप सभी से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान हेतु आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे